जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आज के इस प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है। आज के प्रीवियस ईयर पेपर साथियों थर्ड होने वाला है, जिसमें हम आपके साथ एसएसटी के 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने आपको 2 एसएसटी के पेपरों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, तो जिन भी छात्रों ने ना देखा हो आप लोग जरूर समय निकाल कर उनको देखिए। हम आपसे बार बार कहते आए हैं जब से हमने अपने प्रीवियस ईयर की पेपर की सीरीज स्टार्ट की कि अगर आपको एग्जाम पास कराने के लिए कोई एक रामबाण तरीका होगा तो वो दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पेपर ही साबित होंगे वहाँ पर। तो आप लोग अच्छे से अपनी पकड़ प्रीवियस ईयर पेपर पर बनाइए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले दोस्तों आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन कहता है कि आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखना यहाँ पर वंदे मातरम आंदोलन को दोस्तों हम लोग जानते थे साथियों स्वदेशी के नाम से। ठीक है, किस नाम से? स्वदेशी के नाम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। तो दोस्तों याद रखना इस पुस्तक का जो लेखन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ताराबाई सिंधी के द्वारा दोस्तों किया गया था, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा था। तो याद रखना साथियों इसके पीछे का जो रीजन था वो इसलिए लागू करना चाहा था क्योंकि लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका सही जवाब विकल्प बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था। तो औद्योगिकरण के साथ जो इनमें से साथियों परिवर्तन हुआ था वो यह हुआ था कि भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया है, ऐसा साथियों परिवर्तन हुआ था। तो 34 का विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं, कहा गया कि भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकोदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो याद रखना दोस्तों वो कौन सा समझौता था, वो आपका स्थायी समझौता था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, राजाओं और तालुकोदारों को जमींदार के रूप में आपकी मान्यता दी गई थी, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहा गया कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था। तो याद रखना इन्होंने जो साथियों है वो आपके लखनऊ से बेगम हजरत महल ने सक्रिय रूप से भाग लिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। तो साथियों जो अधिनियम था आप लोग याद रखेंगे 1858 के अधिनियम के तहत दोस्तों इसको स्थानांतरित किया गया था। तो 37 का विकल्प भी बिल्कुल साथियों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या था। तो ये दोस्त साथियों आपका पाइक था। तो याद रखेंगे ये जो था आपका बलात मजदूर था। क्या था साथियों? बलात मजदूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं, कहा गया कि मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे। तो आप लोग याद रखना जो मणिग्राम था ये आपका दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। जो भी आपके मणिग्राम और नानदेसी थे क्या थे, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तो 39 का साथियों विकल्प भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इस मिलान को हम लोग ध्यान से समझते हैं। जो आपका चिरांड है ये एक स्थान का नाम था, लेकिन वर्तमान में किस राज्य में? आपके बिहार में है। ठीक है, तो एक को हम लोग एच से मिला देंगे। फिर आपसे कोल दिहावा जो था ये पूछा जाए कहाँ है, तो इस टाइम जो वर्तमान राज्य इसका क्या हो जाएगा, वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बर्जे हम जो साथियों हैं ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये आपके कश्मीर में हो जाएगा।
अब आपका एक हालूर बचा हुआ है, तो जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, जरूर याद रखना इन सारी बातों को। तो इस तरीके से इसका विकल्प जो है वो आपका साथियों विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। कहा गया कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का खालिस्तान कितनी बार नाम आया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, एक बार नाम आया है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? तो एक बार। ठीक है, तो विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में साथियों आपसे पूछा गया है कि कौन सी विशेषता है जो आपके बौद्ध और जैन धर्म दोनों में है? तो चारों विकल्प को आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर अपना आंसर बताइए। तो फर्स्ट विकल्प में कहा गया केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देता है। ये एक ऐसी विशेषता है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। ठीक है, तो 42 का विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछा गया कि किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से। तो कौन सी साथियों कौन सी जातियों से थे, ऐसा पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों, ये जो कथन है ऐसा कहा गया था आपकी ज्योतिराव फूले के द्वारा कहा गया था। तो 43 का विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो दीवाने आम के बारे में पूछा गया और किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। तो इनमें से जो साथियों सही विकल्प होगा वो विकल्प बी कहता है, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। यही दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा। इस संदर्भ में यही सबसे कथन उपयुक्त हो जाएगा। 44 का विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं? तो इनमें से कौन है जो सभा के सदस्य नहीं बन सकते? तो आप लोग विकल्प डी पढ़ेंगे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे दोस्तों सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। तो 45 का विकल्प डी बिल्कुल साथियों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख या ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है। वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, ये तो बात सत्य है। उसको पद विरासत में मिलता था, ये भी दोस्तों सत्य बात है। लेकिन यहाँ पर कहा गया राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। ये बात दोस्तों बिल्कुल आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि किया गया था। आपसे नेगेटिव पूछा गया, सत्य नहीं है, तो यही दोस्तों सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो 46 का साथियों जो सही जवाब होगा वो आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया कि मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो वो दोस्तों कौन सा गुण होगा? तो वो आपका गुण हो जाएगा रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना वाला गुण है, जिसका निर्धारण आपकी कौन करती है? जनक चट्टान करती है। फिर आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खनिजों को खोदकर निकालने की प्रक्रिया को अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों इसको हम लोग उत्खनन कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये जो साथियों हैं आपकी कहाँ स्थित है, जरूर याद रखना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपकी दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें स्थित हैं। कहाँ? आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरीके से इसका विकल्प ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को दोस्तों हम लोग द्वितीयक क्रिया कहते हैं। जरूर याद रखना क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया। तो 50 का साथियों बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? तो आपके जो अपैची और क्रो हैं अगर एग्जाम में पूछा जाए ये क्या है, तो ये साथियों आपके उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं।
क्या है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? तो इनमें से जो सनराइज उद्योग का उदाहरण हो जाएगा वो आपका साथियों सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? किस क्षेत्र को विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है? तो विश्व का जो फलो उद्यान कहा जाता है वो दोस्तों आपके भूमध्य क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कौन जहाजों की नौकायान में सहायता करता है? तो इनमें से जो जहाजों की नौकायान में सहायता करता है वो आपका साथियों उच्च जोरीय क्षेत्र जो होता है ये आपके नौकायान में सहायता करता है। कौन सा क्षेत्र? उच्च जोरीय क्षेत्र। तो 54 का विकल्प ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परिवर्तित करता है? तो वापस जो साथियों परिवर्तित करता है वो आपका ब्रह्मंडल है। कौन दोस्तों परिवर्तित करता है? ब्रह्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि, तो कब दोस्तों पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा? जब आपकी निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे तब दोस्तों पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो 56 का विकल्प साथियों डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं? पूछा गया है कि कौन सा विकल्प पोषणी विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से जो साथियों दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, ये आपकी पोषणी विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 57 का साथियों राइट जवाब विकल्प भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर साथियों 58 दे रखा गया यहाँ पर थोड़ा सा साथियों क्वेश्चन मिसप्रिंट है। यहाँ पर जो 150 अंश है ये साथियों सिर्फ आपको 15 अंश, जब 15 अंश होगा तभी दोस्तों आंसर आएगा। अगर यहाँ पर 150 अंश होगा तब तो दोस्तों आपका आंसर आना चाहिए वहाँ पर 11 घंटे, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ये चीज़ हम आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। अब चलिए इसका आंसर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे इसको भी समझते हैं। तो याद रखना है साथियों ये कितना अंश है? हमने बोला 15 अंश। तो याद रखना आप सभी लोगों को हर एक देशांतर पर कितने का अंतर होता है? 4 मिनट का दोस्तों। तो 15 गुणे आप लोग 4 करेंगे तो कितने मिनट मिलेंगे दोस्तों? 60 मिनट यहाँ से मिल गए। ठीक है, फिर 15 अंश पश्चिम में तो इसको भी 15 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ से भी कितने मिल गए हमको? 60 मिनट। अब जब कभी भी अंतर पूछा जाए तो इनको घटाना नहीं, इनको दोस्तों जोड़ लेना है। जब 60 मिनट में 60 मिनट जोड़ेंगे तो आपके दोस्तों कितने घंटे आ जाएगा? 2 घंटे आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, तो न्यूनतम जो वेतन अधिनियम है ये दोस्तों आपके निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, ये इस बात को साथियों निश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? तो याद रखना दोस्तों वो आपके अनुच्छेद 17 में दोस्तों है। अस्पृश्यता के कारण अनुच्छेद 17 मतलब अस्पृश्यता। तो 60 का विकल्प बी बिल्कुल राइट है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका साथियों जो मुख्य कारण है वो आपकी गरीबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इनमें से कौन है? तो जो साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हो जाएगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, ये दोस्तों आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। तो 62 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इनमें से जो साथियों सत्य है वो यह सत्य हो जाएगा कि पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। ठीक है, तो 63 का साथियों जो सही जवाब है वो विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कार्य इनमें से राज्य सरकार का है? तो राज्य सरकार का जो इनमें दोस्तों कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, ये दोस्तों आपके राज्य सरकार का कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 का विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, तो इसके पीछे का दोस्तों रीजन क्या है? तो याद रखना दोस्तों
वो है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण साथियों ऐसा हो रहा है कि जो भी आदिवासी लड़कियां हैं वो स्कूल छोड़ रही हैं। इसकी दर दोस्तों अब अधिक हो चुकी है काफ़ी, चाहे दलित हो या आदिवासी लड़कियां हों। तो यहाँ पर 65 का जो साथियों सही जवाब है वो विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? तो इनमें से जो साथियों विकल्प बी में है कि जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये एक ऐसा विज्ञापन है जो आपका सामाजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। तो ऐसे कौन से मुद्दे दोस्तों हैं? तो याद रखना चारों विकल्प से अच्छे से पढ़ेंगे। पीने के पानी का मुद्दा, ये दोस्तों इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इस पर मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है, ये एक ऐसा मुद्दा है। तो 67 का विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। जो इनमें से दोस्तों सबसे अलग हो उसको पहचानना है। तो डी विकल्प में कहा गया न्यायाधीशों की सेवा काल निश्चित होता है, ये दोस्तों सबसे भिन्न हो जाएगा इन चारों विकल्प में से। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। शक्तियों का पृथक्करण, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। तो इन सबसे भिन्न कौन सा है? आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश किसके बारे में है? तो ये जो दोस्तों दिशा निर्देश है एग्जाम में पूछा जाए किसके बारे में है, तो ये आपके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके से हो जाएगा। तो 69 का साथियों सही जवाब सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुभाष कुमार बेनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिया था? तो दोस्तों जो उसमें निर्णय लिया गया था वो यह निर्णय लिया गया था कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। तो 70 का साथियों सही जवाब विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक ब्राय परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों इनमें से किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है, तो वो आपकी हो जाएगी अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। इस विशेषता को दोस्तों इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 आप लोगों से पूछता है कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। तो क्या साथियों बताना चाहिए? उसको ये बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है, ऐसा बताना चाहिए। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन का जवाब सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन साथियों बहुत ही ध्यान से पढ़ना। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित में से टिप्पणियां की है। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। तो सबसे अधिक जो इनमें से रचनात्मक बच्चा होगा वो दोस्तों यह हो जाएगा कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तो यहाँ पर साथियों डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। तो किस चीज़ में दोस्तों उपयोगी होते हैं? सबसे पहले विषय आधारित कार्यों में दोस्तों आपके उपयोगी होंगे। यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो ये तो गलत है दोस्तों। यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो ये भी बात दोस्तों सही नहीं होगी आपके सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कक्षा अथवा घर पर समूह कार्य करने के लिए ये दोस्तों उपयोगी होगा। तो यहाँ पर 74 नंबर का ए और डी आपके किस ऑप्शन में है? तो साथियों वो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि। ये दोस्तों जो आपका क्षमता निर्माण कार्यक्रम होता है ये आपका इसलिए अनिवार्य होता है कि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत होती है दोस्तों, इसीलिए आपका क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य होता है। कौन से अध्यापकों के लिए? सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
पूछता है कि सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से क्या हो रहे हैं दोस्तों, लुप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। तो वो आपका दोस्तों जो सर्वेक्षण परियोजना है, इससे हमको पता चलता है कि जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान है वो तेजी से दोस्तों क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं आपके। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 निम्नलिखित में से किसके लिए एकत्रित कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। तो याद रखना आप सभी लोग, इसने जो है आपके विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए दोस्तों सुझाव दिया था। किसने, आपकी एनईपी 1986 ने, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पूछा गया कि 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण वह परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। तो इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर जो अध्यापिका पूछ रही है, पूछा गया इन चारों विकल्प में से साथियों सर्वाधिक उपयुक्त आपका कौन से होने वाला है। तो आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए। विकल्प सी में कहा गया है कि विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक ऐसी समानताएं ढूंढें। ये दोस्तों आपका सर्वाधिक उपयुक्त तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प दोस्तों आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में साथियों निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों किसको अधिक प्रयोग किया गया है, तो याद रखना इनमें से दोस्तों कहानी बोर्ड का साथियों सर्वाधिक उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री के रूप में दोस्तों आपका सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा। तो विकल्प डी में बताया गया है कि सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की क्या दोस्तों बढ़ाना, उसकी जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। ये साथियों बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ये साथियों क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। कहा गया कि पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का अगर प्रतिनिधित्व करने वाली बनाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए हम लोगों को स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का दोस्तों क्या करना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो इस तरीके से विकल्प दोस्तों इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों स्कूलों को क्या करना चाहिए, आप लोग विकल्प सी को पढ़ेंगे। कहा गया कि अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए, ऐसा साथियों करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका सी साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछ रहा है। पूछा गया कि राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे क्या मिलेगा। तो जिससे साथियों क्या होगा, आप लोग याद रखना, इससे जो है शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए क्या होंगे दोस्तों, स्वतंत्र हों। तो इस तरीके से इसका विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एनसीएफ 2005 से पूछा गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे क्या हो दोस्तों कि भूगोल पढ़ाया जाए। तो याद रखना आप सभी लोग, इससे दोस्तों आपके जो भी पर्यावरणीय चिंताएं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, इसलिए दोस्तों भूगोल को पढ़ाया जाए। तो यहां पर विकल्प आपका डी दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। तो अगर आप साथियों सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कराना चाहते हैं तो इनमें से आप
किस तरीकों को अपनाएंगे? आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर विकल्प सी में बताया गया कि ऐसे तरीके जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाती हूँ। साथियों, ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए। तो यहाँ पर साथियों सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। तो कोई भी अगर आपकी एसएसटी की कक्षा है तो वहां पर मुख्य लक्ष्य क्या होगा? तो याद रखना दोस्तों, इसका जो मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थी की क्या करना? सहायता करना चाहिए। ये साथियों इसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता, ये तो साथियों क्या कहलाएगी? तो याद रखना ये आपकी विश्लेषण करना कहलाएगी। नेक्स्ट तो यहाँ पर साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ये हो जाएगा कि उसे ऐसा करना चाहिए कि कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए और साथियों पढ़ाए और समय सारणी को लागू करे। ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके 88 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत होता है? तो ये आप लोग याद रखना, प्रतिपादक शिक्षण के साथियों ये विपरीत होता है जो भी आपका प्रेरक अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में क्या है साथियों? आपका सत्य है। तो देखते हैं साथियों कौन सा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है कहता है कि अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का साथियों क्या करना चाहिए? उसको निर्माण करना चाहिए। तो यही साथियों आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में दोस्तों जो आपके 60 एसएसटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने आपके साथ साथियों प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से डिस्कस किए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को साथियों हमारा सेशन अच्छा लगा हो या हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस आपको ठीक लगे हो तो प्लीज अपने इस सेशन को साथियों आप सभी लोग लाइक शेयर, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको रेगुलर इसी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन दोस्तों प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मिले और आप लोग अपना एग्जाम आसानी से दोस्तों इस बार पास कर सकें।